नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड। न्यूज़लैंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने मंत्रिमंडल में विस्तार की प्लानिंग की। पूरी तरह साफ हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवानगी से पहले नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। करीब करीब सभी चेहरे तय कर लिए गए हैं। मोदी ने सत्ता संभालने के बाद बहुत ही छोटा मंत्रिमंडल रखा था। कई मंत्रियों को कई मंत्रालय दिए गए और अब जब मंत्रियों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है तो मोदी को कहना ही पड़ा कि अब की बार मंत्रिमंडल विस्तार। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के विस्तार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मंत्री काम के बोझ से बहुत ज़्यादा दबे हुए थे, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार के बहाने मोदी कहीं और भी निशाना लगा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कहाँ निशाना लगाने की तैयारी है और मंत्रिमंडल में किसे जगह मिल सकती है और किसका हो सकता है पत्ता साफ। अब की बार मंत्रिमंडल विस्तार। मोदी साधेंगे वोट बैंक पर निशाना, कईयों के कतरे जाएंगे पर कुछ को मिलेगा मेहनत का इनाम। सत्ता संभालने के करीब 5 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिनों के भीतर पहली बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जिन मंत्रियों के पास कई अतिरिक्त मंत्रालयों की जिम्मेदारी है, उनके बोझ को कम किया जा सकता है। साथ ही कुछ फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। चलिए आपको दिखा और बता देते हैं कि किसे मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मनोहर पर्रिकर, बीएस खंडूरी, बीरेंद्र सिंह, ये वो चेहरे हैं जिन्हें मोदी अपने कैबिनेट में उनके प्रदर्शन और छवि के आधार पर अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। हालांकि अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाएं ऐसी हैं कि मनोहर पर्रिकर और बीएस खंडूरी में से किसी एक को अरुण जेटली का अतिरिक्त भार करते हुए रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे अगले कुछ महीनों में राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मोदी कुछ और चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। बिहार से गिरिराज सिंह, झारखंड से जयंत सिन्हा, महाराष्ट्र से हंसराज अहिर। सूत्रों की माने तो कुल मिलाकर मोदी की मंत्रिमंडल विस्तारीकरण योजना में 9 से 10 नामों को जगह मिल सकती है। इनमें से कुछ को कैबिनेट में जगह मिलेगी तो कुछ को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। वैसे चर्चाएं ऐसी जोरों पर हैं कि मोदी गिरिराज सिंह को मंत्री बनाकर विधानसभा चुनावों में भूमिहारों के वोट बैंक को साधना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के कामकाज से प्रधानमंत्री खुश नहीं हैं और उनका पद छीनना काफी हद तक तय है। तो स्वतंत्र प्रभार वाले सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और निर्मला रमण को तरक्की मिल सकती है और उन्हें कैबिनेट का दर्जा मिल सकता है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी और राजीव प्रताप रूडी पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होता है और किसे क्या जिम्मेदारी मिलती है। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज। तो नरेंद्र मोदी सरकार के 6 महीने पूरे होने से पहले ही अपने मंत्रिमंडल के पहले विस्तार की तैयारी कर रहे हैं और हालांकि मुकम्मल और पुख्ता जानकारियां किसी के पास नहीं है कि किसका पत्ता साफ होगा, किसको मंत्री बनाया जा सकता है, किसका प्रमोशन होगा, किसका डिमोशन होगा, लेकिन कयास लग रहे हैं और पार्टी के सूत्रों से इधर उधर से जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर हम बात करें तो कुछ लोगों का पत्ता साफ मंत्रिमंडल से हो सकता है और कुछ नए करीब 10 मंत्री हो सकते हैं। बहरहाल इस अहम मसले पर आज हम चर्चा करेंगे स्टूडियो में और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे समूह संपादक कुमार राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता चंद्रशेखर राय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के अमित मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और वहीं वरिष्ठ पत्रकार जयकांत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तो
कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 6 महीने अभी हुए नहीं है सरकार को, मंत्रिमंडल ठीक है छोटा था, तो क्या इसे माना जाए अगर कुछ मंत्रियों को हटाया जाता है मंत्रिमंडल से, जैसे कि चर्चा है 2-4 मंत्रियों के नाम भी आ रहे हैं, इसमें एक नाम सदानंद गौड़ा का है, एक नाम नजमा हेपतुल्ला का है, तो क्या माना जाए कि वीके सिंह का नाम भी हो सकता है, और कुछ लोगों को प्रमोशन की बात हो रही है, तो क्या माना जाए कि ये छहबाही इम्तिहान है? नहीं, इम्तिहान की बात है। देखिए, पहले जो एक सत्ता की संस्कृति रही है पिछले यदि देखा जाए सरकारों में, हालांकि 98 से 2004 की बात करें या फिर आज बात करें और उससे तुलना करें, तो अटल जी का जो कैबिनेट था, अटल जी की जो सरकार थी, उससे भिन्न सरकार है। अटल जी अपनी शैली के माने जाते थे, अपनी शैली के बादशाह थे वो, उन्होंने एक शैली ईजाद की और सर्वमान नेता बने। मोदी जी अभी एक शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम उन ध्रुवों के बीच जिनके कभी वो मत्था टेका करते थे, आज वो सबको मत्था टिकवा रहे हैं अपने सामने, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो एक एक्सरसाइज आपने कहा इम्तिहान है या छमाही परीक्षा है, परीक्षा की बात कही जा सकती है, साथ साथ एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, नया प्रयोग किया। एक कभी आज तक नहीं हुआ भारतीय इतिहास में कि एक मंत्री को 5-5, 6-6 मंत्रालय दिया जाए, अधिभार, जैसे कि अरुण जेटली के पास कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात आई, डिफेंस हुआ, फाइनेंस इतना बड़ा मंत्रालय है कि उसमें 4 मंत्री भी कम होते हैं, इतना काम है वहां पे। तो वहां पे एक बात उठा, प्रश्न चिन्ह उठा उनके कार्यशैली पे कि आखिर मोदी जी चाहते क्या हैं? वो सरकार गवर्नेंस चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहे हैं, या अपनों को एडजस्ट करने की बात है? तो मुझे लगता है कि गवर्नेंस शैली में आप देखेंगे कि कहीं न कहीं नेहरू मॉडल, इंदिरा जी की स्टाइल और सबसे कुछ लेकर के उन्होंने एक शैली विकसित करने की कोशिश की। उस जयकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जैसे चर्चा है कि कुछ लोगों को हटाया जा सकता है, जिसमें सदानंद गौड़ा का नाम है, नजमा हेपतुल्ला का नाम है, जनरल वीके सिंह का नाम लिया है, तो क्या 6 महीने में माना जाए कि ये लोग अपने मकसद में नाकाम रहे? नहीं, देखिए, इसका आकलन तो इतनी जल्दी में नहीं किया जा सकता है कि ये 6 महीने के अंदर में इन्होंने कोई काम नहीं किया, या किसी मंत्री का या किसी राज्य मंत्री का ये आकलन कर देना कि ये 6 महीने के अंदर में इन्होंने कोई सामने आउटपुट नहीं दिया। लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, इसमें चौंकाने वाला जो मेरे दृष्टि से जो लग रहा है, गिरिराज जी का लग रहा है। क्योंकि देखिए, गिरिराज जी के ऊपर गिरिराज पर हम अलग से चर्चा करेंगे। अब सिर्फ ये कि भाई ऐसा क्या मिस्टेक हुआ है, क्या गलती हुई है सदानंद गौड़ा से, नजमा हेपतुल्ला से, वीके सिंह से, कि उनको हटाने की तैयारी है, और ऐसा क्या कर दिया है निर्मला सीतारमण ने या प्रकाश जावड़ेकर ने कि उनको प्रमोशन देने की तैयारी? गोयल और धर्मेंद्र प्रधान भी हैं प्रमोशन में। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आकलन हो सकता है कि ऐसा तो कोई चीज, कोई विजिबल चीज तो नहीं दिख रही है कि जिससे इनको प्रमोशन किया जा सकता है और इनको डिमोशन किया जा सकता है, या कोई ऐसा भी आकलन नहीं लगाया जा सकता है कि ये संघीय ढांचा के लोग हैं, जैसे वीके सिंह जी हैं, कोई संघीय ढांचा के लोग हैं जो संघ में जाके काम करेंगे या पार्टी में जाकर के बहुत बेहतर काम करेंगे। ऐसा भी कोई दिखने में नहीं आ रहा है कि अगर यहाँ से हटा करके ये भी कहें कि पार्टी में इनके लिए कोई बहुत अच्छा उपयोगी जगह है जिससे संगठन मजबूत होगा, तो ऐसा पहले दिख नहीं रहा है। और जो लोगों को ये प्रमोशन करने की बात कर रहे हैं कि इन्हें कैबिनेट में एक स्तर मिल जाएगा, उनका भी कोई बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है कि कैबिनेट स्तर पे आकर के और कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लें। क्योंकि देखिए, मोदी जी का कुछ ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको लेकर के डेवलपमेंट को लेकर के आगे बढ़ना है, और डेवलपमेंट के अंदर में देखिए बहुत सारी चीजें सामने नहीं आएगी, जो सामने दिखेगी उसके ऊपर परिचर्चा हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे विजन है जो 6 महीने के अंदर, मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट मोदी साहब ने दिया हो कि आपको इस ब्लूप्रिंट के ऊपर कोई आपको क्रियान्वय करना हो सकता है उस क्रियान्वय से मोदी साहब खुश ना हो, संतुष्ट ना हो, तो ये बदलाव का एक नीति हो सकता है। हो सकती है जी। अमित जी, किस तरह से एक मुख्य अपोजिशन पार्टी की हैसियत से किस तरह से पार्टी इस मंत्रिमंडल के, अगर सिर्फ विस्तार की बात है, कुछ और लोगों को शामिल करने की बात है, तब तक तो बात ठीक है, जाहिर सी बात है जिन मंत्रियों के पास अतिरिक्त प्रभार है वो उनसे लेकर दूसरों को दिया जाएगा, लेकिन मौजूदा मंत्रिमंडल में से लोगों को हटाना, लोगों को प्रमोट करना, इसके साथ कुछ और लोगों को शामिल करना, ये अगर है तो इस कसरत को, इस कवायद को कांग्रेस किस तरह से देखती है? देखिए अंसारी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको डिमोशन करते हैं, किसको प्रमोशन करते हैं, क्या उन्होंने सोचा उनके बारे में कि उसको डिमोट किया गया, किसी को प्रमोट किया गया। लेकिन यदि मेरी व्यक्तिगत राय देखें तो मैं मिश्रा जी की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ
कि जब भी कांग्रेस उन पे आक्षेप लगाती है, उनकी पार्टी पे आक्षेप लगाती है कि आपने ये वादे किए और ये वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, कोई इनिशिएटिव भी नहीं लिया जा रहा, तो मोदी जी का या उनके मंत्रिमंडल का एक ही जवाब होता है कि अभी तो शुरुआत है, अभी 6 महीने हैं, हनीमून पीरियड है, अभी इतनी जल्दी आप अपेक्षाएं ना लगाएं। लेकिन जब अपने मंत्रिमंडल के वो अपने मंत्री जो हैं उनके ऊपर जब वो डिमोशन का अखबार चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात भी उन पर लागू होनी चाहिए कि 6 महीने का समय बहुत कम होता है, अपर्याप्त है उनके हिसाब से, तो उनको डिमोशन या प्रमोशन नहीं करना चाहिए और कुछ समय देना चाहिए। अब वो क्या सोच रखते हैं, क्या उनकी नीति है, ये उनका विवेकाधिकार है। अब हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी काम हो वो राष्ट्र के हित में हो। राष्ट्र के हित में हो। चंद्रशेखर जी, किस तरह से इसकी मतलब मंत्रिमंडल में फेरबदल की क्या मतलब 6 महीने के अंदर क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, जहाँ तक मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है, ये तो तय है कि रविवार शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जैसी जानकारी आ रही है। लेकिन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है या कौन हट रहा है, ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं और ये मीडिया की अपनी एक उत्पत्ति है कि साहब ये बन सकते हैं या ये नहीं बन सकते। अभी तक तो कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। और जैसा कि मीडिया के पास जो सूचनाएं आती हैं वो जाहिर सी बात है सोर्सेज होते हैं, ऐसा देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूं, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और पूरी प्रक्रिया के अंदर कहीं ना कहीं जुड़ा हूं। मीडिया में ये चर्चा शुरू हुई थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, वो हुए नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मीडिया में ये चर्चा आई थी कि साहब आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, मेरा अंसारी साहब ये कहना है कि सरकार में जहां शामिल तक नहीं विस्तार की बात होंगे, है, जहां तक विस्तार की बात है, वो खबर है सही, आप सही कह रहे हैं। लेकिन कौन मंत्री बनने जा रहा है, किसका प्रमोशन होने जा रहा है, किसका डिमोशन होने जा रहा है, वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी की जो कार्यशैली है वो उससे 4 दिन पहले आप लोगों को जल्दी खबर मिल जाए और हम लोगों को ना जानकारी हो, ये बड़ा मुश्किल वाला काम है। और जहां तक लोड की बात है, ये निश्चित रूप से शुरुआती दौर में जिस तरह एक मंत्री को 3-3, 4-4 मंत्रालय का प्रभार दिया गया, कुछ मंत्रालय क्लब किए गए, उनका भी प्रभार है। और कहीं ना कहीं मोदी जी की जो सोच थी वो यही थी कि पहले मैं एक बार चला करके चीज़ों को देखूं, कहाँ लोड ज़्यादा हो रहा है या कहाँ कम हो रहा है, उसके हिसाब से आने वाले समय में बैलेंसिंग के लिए निश्चित रूप से जिनका लोड हो रहा है वो कुछ एक मंत्रालय दे करके उसको बैलेंस करेंगे। जी जयकांत जी, जो भी आपने इशू उठाया था कि साहब सबसे आश्चर्यजनक नाम जो है वो गिरिराज सिंह का है, और वाकई चौंकाने वाली बात है क्योंकि चुनाव के दौरान उनके जिस तरह के बयान आए थे, जिस खतरनाक सोच के बयान उन्होंने दिए थे, उसको लेकर बहुत सवाल खड़े हुए थे। उस पर देखिए, मुझे 2 चीज़ें लग रही है कि बयान तो खैर देते रहते हैं, उसके बयान के अलावा उनके पास 1 करोड़ 75 लाख रुपया भी उनके पास नहीं, खंडन अपनी जगह टीवी पे जो दिखाया गया। सवाल ये है कि आपके ऊपर एक चार्ज है और चार्ज अंडर द इंक्वायरी है, तो आप अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर लोग नहीं है, बिहार से आपके 20-22 सीटें आई खत्म नहीं हुआ है और बहुत सारे लोग आपके पास, अश्विनी चौबे हैं, आप HRD वहां पे मिनिस्टर रहे हुए हैं शिक्षा विभाग के, बहुत बड़ा एक नाम है, बहुत बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गिरिराज जी सक्षम नहीं है, लेकिन गिरिराज जी के ऊपर एक सवाल है। दूसरा बात मैं ये कहना चाह रहा था कि गिरिराज जी को लेने के पीछे जो रीजन दिखने को मिल रहा है कि भूमिहार बोर्ड, मोदी जी को भूमिहार बोर्ड और कुर्मी बोर्ड का और यादव बोर्ड की क्या जरूरत पड़ेगी? मोदी जी ने जो इस देश के अंदर में 60-65 साल में एक जो तस्वीर इस देश को दिखाया है, जो बीपी सिंह ने बीज बोया था इस देश के अंदर में जात पात का, उसको तो खात्मा कर दिया, सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट के ऊपर बोर्ड लेकर के आए, तो फिर यहाँ पे भूमिहार बोर्ड कहां से आ गया? डेवलपमेंट के ऊपर आकर के जो बात जयकांत जी ने कही है बड़े फायदे की बात है। एक तरफ तो आप बात करते हैं विकास की, 125 करोड़ जनता की बात करते हैं, दूसरी तरफ फिर आप उसी राजनीति पे जाते हैं कि साहब इसको हम बनाएंगे तो उसका वोट हमें मिलेगा, उसको तो उसका वोट मिलेगा, वोट के लिए। और गिरिराज के ऊपर जो आरोप हैं, जो उन्होंने बयान दिया था, वो केस अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद उन्हें मंत्री बनाने की तैयारी। 2 बातें हैं। पहली बात, जैसा इन्होंने कहा कि वहाँ भूमिहार वोटों को लेने की बात हो रही है, मैं भी बाईकास्ट भूमिहार हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ को शायद समझता हूँ कि ज़्यादा ठीक से समझा पाऊँ जयकांत जी को। ये मैंने यहाँ बैठ के कहा ना कि ये हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई कि गिरिराज जी को बनाया जा रहा है या चौबे जी को बनाया जा रहा है। आपने कहा कि साहब वहाँ ये होगा तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, आप सब चीज़ें बना रहे हैं, ऐसी तो कोई चर्चा हुई नहीं। लेकिन अगर फिर भी उनको बनाया जाता है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। जो 2 घटनाएं आप बता रहे हैं, पहला जो उनका विवादित एक बयान आया था जिसके लिए पार्टी के हर बड़े नेता ने पर्सनली भी और पार्टी के नाम पर भी उनको बहुत टाइट किया था,
लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये कई बार बातें कही। उन्होंने कहा था कि जो भी इस तरह का काम कर रहा है उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, उस समय 2 घटनाएं हुई थी। एक मेरठ के अंदर 17 लड़के ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लेकर के मेरठ की यूनिवर्सिटी के अंदर फहराया, जिनको सस्पेंशन किया गया था, और उस समय कश्मीर के मामले में ये मामला चल रहा था। मैं ये पूछता हूं कि भारतीय नागरिक होते हुए, मैं गिरिराज जी की बात छोड़ देता हूं, मैं बैठा हूं, कुमार राकेश जी बैठे हैं, आप बैठे हुए हैं, ये सब लोग बैठे हैं, और ये कोई भी हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान का अगर झंडा फहराता है और उस व्यक्ति को अगर हम ये कहते हैं कोई यहां रहने के बदले पाकिस्तान में, तो क्या बुराई वाली बात है? मैंने आपको ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा वो सही कहा है, इसके लिए पार्टी ने बाकायदा खंडन किया है। लेकिन जो व्यक्ति पाकिस्तान में, मैंने पार्टी ने खंडन किया, बाकायदा लताड़ लगाई है, लेकिन जो व्यक्ति बैठ करके खंडन करना एक अलग बात है। मैंने क्या कहा? खंडन करने का मतलब होता है कि मैंने ऐसी बात नहीं कही। नहीं, खंडन का मतलब पार्टी ने बाकायदा पब्लिकली ये कहा है कि उन्होंने गलत कहा है और ये भविष्य में ऐसा नहीं होगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं ये गिरिराज जी को भी ध्यान में है कि ये बातें उनसे गलत बोली गई। लेकिन किस संदर्भ में बोली गई, मैं उसका एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। मेरी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। मन्नू महाराज ने भी आपके उनके घर मैं से आपको दूसरी बात कर देता हूं, दूसरी बात कर कह रहा हूं कि किसी घर के अंदर मान लीजिए 1 करोड़ रुपया मिला है, मन्नू महाराज एसपी साहब ने कहा कि इनके घर से मिला है, क्या गिरिराज जी के पास 1 करोड़ रुपया, क्या आपके पास घर में 1 करोड़ रुपया नहीं हो सकता क्या, या इनके घर में नहीं हो सकता? मेरे पास तो क्योंकि मैं बता रहा हूं, उनका भाई ये कह रहा है कि ये पैसा मेरा है। भाई ने नहीं कहा, मेरा एक भाई ने, हालांकि उसमें क्लेरिफिकेशन हो गया था, क्लेरिफिकेशन हो गया, उन्होंने बता दिया ये पैसा किसका है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई किसने पैसा बताया, उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी की जानकारी में आया 1 करोड़ रुपया अगर आ गया तो उन्होंने बताया कि इसका पैसा है, उसका प्रूफ दे रहे हैं, उसका प्रूफ दे रहे हैं। अब इस प्रूफ के बाद भी अगर कहा जाए अब नई कोई चीज घटना घट जाए तो इसका कोई मतलब नहीं। इन 2 कारणों से ये कहा जाए कि ये मंत्री नहीं बन सकते, नहीं, जो कि उनके खिलाफ जो कि जांच चल रही, मामला खत्म नहीं हुआ है, फिर भी अंसारी साहब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि एक कोई निराधार आरोप लगा दे और उस पर जांच शुरू कर दे तो उसका क्या कैरियर रोक देंगे आप चलते हुए किसी पे कैरियर पे कैसी बात है? आपका अध्यक्ष महोदय को रिजाइन करना पड़ा, कुछ पैसे पकड़े जब उनके ऑफिस 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए पकड़ा गया तो उन्हें अध्यक्ष पद से छोड़ना पड़ा। और आप कैमरे पर एक्सप्लेनेशन आप कुछ नहीं मिश्रा जी आप ये बताइए, क्या वो दोनों केस एक बराबर है? नहीं, आप 2 चीज को अलग अलग जोड़ रहे हैं। नहीं, मैं 2 अलग कर रहे हैं आप। मेरा ये कहना है कि क्या बिहार में ऐसा आपके पास नेतृत्व नहीं है? अरे भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप जिस पे बहस कर रहे हैं, क्या वो बहस का ये उचित प्लेटफॉर्म है? क्या मोदी जी ने हम लोगों को खबर दी है कि साहब मैं इसको बना रहा हूं और आप इस पर चर्चा करें? जैसे ये खबर आई है, चर्चा हो रही है, जैसे ये खबर आई है कि साहब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वैसे ये खबर आई है कि मंत्रिमंडल से किस को लिया जा सकता है। सवाल ये है कि आप पूरी तरह से इसे नकार नहीं सकते। नहीं, गलत है। कोई चीजें जब सामने आई है तो परिचर्चा होना स्वाभाविक। अमित जी मैं आप पे आना चाहूंगा, अंसारी साहब मेरी बात रह जाएगी। मेरा ये कहना है कि अगर किसी ने आरोप लगाया और आरोप सिद्ध हो गया कहीं पर और उसके बाद मंत्री बनाया जाता तो निश्चित रूप से मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कहा जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किए गए थे, अगर उनका बयान सुने, उनके चुनावी भाषणों में उन्होंने स्पेशली कहा था कि चाहे मेरी पार्टी का कोई सांसद हो और चाहे विपक्ष का सांसद हो, मैं आपको ये बात कहता हूं कि मैं स्पेशल कोर्ट बनाऊंगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसके अंदर सभी को लाया जाएगा और उसी समय उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहने की हालांकि दागी सांसदों को लेकर के कोर्ट बनाने की बात कही तो नहीं है अभी तक, उसकी प्रक्रिया है ना, कोई भी चीज ऐसा नहीं हो सकता है। फास्ट ट्रैक की बात आज जो आलम है, नहीं 6 महीने ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बातें कही गई है सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन आएगी तो बन जाएगी, जो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते इस कदम को आप किस तरह देखते हैं कि गिरिराज सिंह जैसे जिन्होंने इस तरह का एक बयान दिया जिससे समाज को विभाजन मतलब डिवीजन करने वाला कहते हैं, तो उसके आपकी क्या रिएक्शन होगा उसको? नहीं, बिल्कुल एक सरकार की जो कार्यप्रणाली है, जैसे ये बात करते हैं उससे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा। और गिरिराज जी का जो बयान था, चंद्रशेखर राय जी ने बोला 17 युवकों के संदर्भ में था, ऐसा उन्होंने कहीं स्पीच में नहीं बोला। उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दी थी जिसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से फटकार लगी और पार्टी ने भी उसका विरोध किया। और रही बात जो 2.25 करोड़ रुपए मिलने की, तो उसमें भी जांच चल रही है और बल्कि मोदी जी को खुद सोचना चाहिए। और रही बात की अफवाह है, अभी ये चर्चा में है। नहीं, मैं एक फैक्ट जोड़ दूं, जो खबरों की बात है कि उस मामले को रफा दफा कर दिया गया, उसके बारे में सारे हिसाब दे दिए गए। बिहार पुलिस ने उसकी इंक्वायरी की थी, उसमें राजनीतिक साजिश की बात हुई, जैसे फैक्ट जो अखबारों में भी छपा है और वहाँ की कार्रवाई में। वो एक अलग मसला है, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन जो चुनाव के दौरान उन्होंने हेटेड स्पीच जिसकी कई दिन चर्चा, अगर कोई विवादास्पद व्यक्ति है
और कहीं ना कहीं उस पर उसके चुनाव में और उसके बाद भी उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगे हैं, तो मोदी जी सतर्क रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं जैसा कि मिश्रा जी ने भी कहा, सतर्क रहेंगे तो आपको मौका कैसे मिलेगा? वही तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये हम खाली प्रश्न उठाने के लिए नहीं, एक देश हित के लिए बात करने के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों से सरकार को दूर रहना चाहिए और मंत्रिमंडल में वो लोग लेके आए जो वाकई में सक्षम हो और देश को एक नई दिशा दे सके, जिससे कि देश हित में बात हो सके। और ये तो बहुत दिन से डिमांड भी रही है कि पूर्णकालीन रक्षा मंत्री देश को चाहिए। अब देखते हैं आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में क्या इनिशिएटिव मात्र इसलिए उनको सरकार में लाना है कि वो भूमिहार हैं और बिहार में मुझे नहीं लगता है जाति की बात, मुझे लगता है गलत कह रहे हैं देवकांत। हम गिरिराज सिंह के मुद्दे को भी यहाँ छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो नाम अभी चर्चाओं में है जयकांत जी, और जिनकी चर्चा है कि साहब इनको रक्षा मंत्री बनाया जाएगा, मनोहर पर्रिकर का नाम है, वरिष्ठ नेता है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं गोवा के। जो इससे पहले जो लोग रहे हैं महत्वपूर्ण पदों पर, उनकी तुलना में अगर देखें तो मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो कहीं हल्के पड़ते हुए नजर आते हैं अभी कहना थोड़ा वाजपेयी सरकार के मुकाबले या मनमोहन सरकार के मुकाबले। बिल्कुल वाजपेयी सरकार के समय, देखिए वाजपेयी जी की सरकार से और इस सरकार में बहुत फर्क है। वाजपेयी जी का एक अलग ढांचा था। वाजपेयी जी जब सत्ता में आए थे तो उस समय 23 पार्टियों का एक समूह था। अभी पूरा समीकरण बदल चुका है, युवाओं का सोच बदल चुका है, डेवलपमेंट की राजनीति बदली हुई है। अब तो सिर्फ जो मोदी जी 2 मुद्दों पे लेकर के आए हुए हैं कि आप इस देश में डेवलपमेंट की राजनीति होगी, डेवलपमेंट करके देंगे, करप्शन मुक्त ये देश को बनाएंगे और तमाम युवाओं को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये तमाम चीज़ें जनता तक पहुंचेगी। देखिए ग्राम सुधार की बात ये कह रहे हैं, कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी ये जनता को भी ऊपर डाल रहे हैं कि जनता को भी जागरूक होना चाहिए। देखिए एक ऐसा देश में प्रधानमंत्री हमें मिला है कि वो अभी मैं 60, 65 साल, 68 साल के अंदर में ये नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री सड़कों पे आकर जनता से संवाद करता हो। ये पहली बार देखने को मिला जो इंडिया गेट पे ये सड़क पे आए, एक जगह और कहीं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के सड़क पे आए। उनको दर्द है, वाल्मीकि का दर्द क्या होता है, वाल्मीकि में जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें दर्द है। हो सकता है इसके पीछे एक रीजन हो, वोट बैंक हो सकता है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। उसके काम करने के अंतर्गत आपके पास वोट आ जाए वो एक अलग चीज है, वोट की राजनीति अलग हो सकती है। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर में जो इच्छा शक्ति दिख रहा है, जो 60-65 सालों में कांग्रेस ने पूरे ढांचे को बर्बाद कर दिया, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल पूरा सामने आए थे कि व्यवस्था परिवर्तन, एक समूह था जो पूरे सिस्टम को बदलने की आवश्यकता थी, उस सिस्टम को लेकर के उस पर वो काम कर रहे हैं, उस पर ये काम कर रहे हैं। देखिए स्वराज को लेकर के अन्ना ने आंदोलन में कहा था कि स्वराज हो, ग्राम सभा को लेकर के अन्ना ने कहा था कि ये होना चाहिए, इन्वायरमेंट के लेकर के ये सतर्क हैं। कुछ पुलिस रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर इन्होंने अभी हाथ नहीं डाला है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस रिफॉर्म एक बहुत बड़ा पैकेज है और जुडिशियल रिफॉर्म एक बहुत बड़ा पैकेज है। ये 2 सिस्टम के ऊपर भी मोदी साहब को बहुत चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन करना बहुत आवश्यक है। कुमार जी किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? जो जयकांत जी ने बात कही कि भाई वो चूंकि एक बड़े इशू को बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को भी हमें उसी रेफरेंस में देखना चाहिए कि जो टीम इंडिया की बात नरेंद्र मोदी करते हैं और जो बात करते हैं कि भाई जो सिस्टम के अंदर चेंज करने वाली बात करते हैं, उसको देखते हुए अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और उसके हिसाब से लोगों को स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे लाएंगे। नहीं, जैसा सुब जी जयकांत जी बता रहे थे, तो उसमें कई बातें ऐसी हैं जिसपे कि विचार के साथ साथ उस पर क्रियान्वयन की ज़रूरत है। जो पुलिस सुधार की बात है या चुनाव सुधार की बात है, न्यायिक सुधार की बात है, उसमें मुझे लगता है कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं और आने वाले दिनों में कुछ परिणाम दिखेंगे। वो चाह रहे हैं अभी जो उन्होंने 5-6 महीने का जो एक टेन्योर कहा जाए, उसमें जो उन्होंने देखा है, उसमें एक रिजल्ट की बात नहीं, जैसा अमित जी बता रहे, रिजल्ट की बात हम नहीं कर सकते। एक इनिशिएशन, एक मोटिव, एक इनोवेशन, किस मंत्री में कितना इनोवेशन है, उस विषय के बारे में कितनी जानकारी है और कितना कर सकता है, वो उनका आकलन उनके पास आ रहा है, आता रहा है और भेजा जाता रहा है मंत्रालय के द्वारा। 2 वे सिस्टम है, पहले 1 वे सिस्टम हुआ करता था कि चला गया रिपोर्ट और पहले रिपोर्ट की बात ही नहीं करते थे, 100 दिन की बात के बाद लोग भूल जाते थे। पिछला गवर्नेंस यदि मैं आपको आकलन करूं, वीपी सिंह से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के आज तक का यदि हम आकलन करें, कंपैरेटिव
पहले 9-10 प्राइम मिनिस्टर का, तो उसमें 2A सिस्टम की बात नहीं थी। ये पहली बार 2A सिस्टम की बात आई है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात आई है। और इस रिफॉर्म्स में अभी ये भी खबर है, ये भी चर्चा का विषय आने वाले दिनों में कि जगह जगह, जैसे कि मान लिया कि दूरदर्शन की बात है, वहां पे एक्सपर्ट बैठाए जाए जिसको मीडिया की जानकारी हो। यदि मान लिया कि जहाजरानी मंत्रालय की बात हो तो वहां ऐसे इंजीनियर बैठाए जाए जिनको कि टेक्निकली मैकेनिकल इंजीनियर का बैकग्राउंड, टेक्निकल्स को शामिल करने की बात चल रही है, जिसमें कि एक एक्सपर्टाइज हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स बाहर से आए। एक अपने आप में अभूतपूर्व प्रयोग होने जा रहा है भारतीय शासन तंत्र में। लेकिन जो मंत्रिमंडल अभी, चलिए अभी एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और बात करेंगे इस पूरे मामले के, पूरे महत्वपूर्ण मसले के कुछ और पहलुओं पर। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जिसकी में हम चर्चा कर रहे हैं की बार मंत्रिमंडल विस्तार, ये मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के पहले विस्तार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं। तो राकेश जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे कि साहब कुछ टेक्नोक्रेट्स को शामिल करने की बात है, कुछ काबिल लोगों को शामिल करने की बात है। जहाँ तक अभी तक का हम मंत्रिमंडल देखें या जो और लोगों के शामिल होने की बात हो रही है, उसमें तो ऐसा नहीं लगता है कि मंत्रियों की काबिलियत उनके जो दिए गए मंत्रालय हैं उससे या तो मैच करती है या कोई उसके अंदर एक्सपर्टाइज देखा जाता है। तो आगे कैसे होगा? प्रोफेशनल हायर करने की बात है, तो प्रोफेशनल तो मनमोहन सिंह ने भी बड़े दावे किए थे साहब हम प्रोफेशनल नहीं, वो मनमोहन सिंह खुद ही एक प्रोफेशनल थे, लेकिन उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है 91 से 95 में कुछ दिखी, उसका परिणाम हम लोग को 10 साल के बाद आके दिखा। हालांकि देश कहाँ गया वो अलग मुद्दा है, अलग चर्चा का विषय है। लेकिन आज की तारीख में जो तमाम प्रयोग हैं, जो सुशासन के प्रयोग, जैसा कहा जा रहा है, जैसा कि दावा भी करते हैं नरेंद्र मोदी कि जो 13 वर्ष उन्होंने 12.5 साल जो गुजरात में किए हैं, तो उस सुशासन में कौन कैसे क्यों और कैसे गवर्न होगा, और फॉर द पीपुल टू द पीपुल, तो जो मुद्दा है उनका, उस मुद्दे पे उनका फोकस है, ऐसा लग रहा है। और जैसा कि उन्होंने एक बात गुजराती में भी कही और हिंदी में भी कही कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो अभी जो एक आतंक से स्थिति है, मेरे कई मंत्रियों से बातचीत होती है, कई लोगों से चर्चा होती है, तो आतंक और भय सुशासन के प्रति वो दिखता है। लेकिन उसके साथ जो भय दिखता है, जयकांत जी, ये जो मैं इसमें एक लाइन में कंप्लीट कर दूं, इसमें छोटा सा ये है कि जो दिखता है वो देश के हित में जरूरी है, लेकिन साथ साथ अभी जो रिसफल की बात आ रही है, जो उसमें आगे बात कही कि साहब वो मोदी जी ने कहा कि साहब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इसको लेके भय दिखता है, इसका मतलब क्या है? नहीं, देखिए, एक चीज तो कुछ हद तक तो मैं सहमत हूं इस बात से, क्योंकि जो मैनिपुलेटिंग करप्शन था, मैनिपुलेटिंग करप्शन का मतलब है कि लोग कहते थे कि 10 लाख करोड़ का घपला हुआ, 50 लाख करोड़ का घपला हुआ, तो ऐसे पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ऐसे पैसे पॉलिसी के साथ खेलते हैं। एक बॉम्बे का उद्योगपति बैठा हुआ है, वो अपने हिसाब से अपने पॉलिसी लेकर के आया, भारत सरकार ने 2 लाख के ट्रांजैक्शन पे आरबीआई ने पैसा नोट जारी कर दिया है कल, तो 2 लाख ज्यादा पे अलर्ट आएगा। हाँ, मुझे लगता है 5 लाख पे उसमें वो कर रहे हैं, बिल्कुल। तो मुझे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैनिपुलेटिंग करप्शन था वो तो खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, भारत सरकार में पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी का नीचे का आदमी बेकार है और ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर का आदमी बेकार है, की फिगर है। पूरा ज्वाइंट सेक्रेटरी पूरा सिस्टम को ऑपरेट करता है। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वही पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है, वही अप्रूवल अथॉरिटी है, बाकी उसके ऊपर जो है अपीलिंग अथॉरिटी है। तो ये जो सिस्टम है इसको मजबूत करेंगे, जो सेक्रेटेरिएट है उसको आंसरेबल बनाएंगे। और दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाह रहा था कि एक आंकड़ा मेरे सामने आया था 12 और 13 का, कि एंटी करप्शन और विजिलेंस 2012 और 2013 में 45 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें 150 लोग काम करते हैं। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस में 10 साल के शासन के अंतर्गत में करप्शन बिल्कुल मुक्त था? अगर
43 मुकदमे दर्ज हुए हैं 2 साल के अंदर में, तो 150 आदमी की काम करने की जरूरत क्या है? तो मेरा ऐसा मानना है कि मोदी साहब को जो ये डिपार्टमेंट है, विजिलेंस, सीएजी, एंटी करप्शन, इनको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा कि आप भैया जागो, सो मत, ये कैमरा लेकर के और शूट करके और ये सब चीज सीबीआई को तोता कहने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल आपको आंसरेबल करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, पनिशमेंट देना पड़ेगा। सिस्टम को अगर रिफॉर्म करना है, ताकतवर बनाना है और संदेश इस देश को बिल्कुल क्लीन। अमित जी, क्या उस डायरेक्शन में सरकार बढ़ती हुई लग रही है? नहीं, देखिए अभी तो ऐसा नहीं लगता मुझको कि वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देश को दे पाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी पीछे चर्चा पे जाता हूँ। आपने एक बात उठाई थी, उसका शायद जवाब नहीं निकल के आया चर्चा में, कि जो मंत्रिमंडल विस्तार दिख रहा है उसमें आपको उतने एक्सपीरियंस लोग नजर नहीं आ रहे हैं जितने कि आने चाहिए थे। जैसा कि बताया कि वाजपेयी जी की सरकार में लोकसभा में और ऐसा राज्यसभा में है ही नहीं उनके पास। उसका कारण ये है, जो है नहीं, एक एज बार लगा के, हाँ, एज बार लगाकर उनको दरकिनार कर दिया है, क्योंकि मोदी जी कभी भी अपने प्रतिद्वंदियों को सामने आने नहीं देते हैं। जो वरिष्ठ नेता थे उनको उन्होंने दरकिनार इसलिए कर दिया कि कहीं ना कहीं वो उनके सामने चुनौती बनकर पेश हो सकते थे, इसलिए उनको दरकिनार कर दिया गया। अभी मिश्रा जी ने पीछे चर्चा में बोला कि वाजपेयी सरकार की बात इसलिए बेमानी लगती है क्योंकि 23 पार्टियों का कोalition था उसके अंदर। इसमें भी है, इसमें भी 23 से ज्यादा पार्टियों का था। प्रदेश प्रदेश घूमे भारतीय जनता पार्टी अपनी अलायंस बनाने के लिए, लेकिन जब इनको पावर मिल गई, अपने दम पे उन्होंने अपनी सरकार बना ली, तो उन पार्टियों को ये भूल गए। और आप देख भी रहे हैं हर एक स्टेट में जितनी भी अलायंसेस थी उन सबसे ज्यादा इनका मतभेद है और टूट रहे हैं उनसे लोग। तो मोदी जी का एक कल्चर है कि वो कहीं ना कहीं अपने जितने भी मातहत हैं उनको अपने अंडर में रखना चाहते हैं, उन पर हुकूमत चलाना चाहते हैं, इसलिए वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करते हैं। चंद्रशेखर जी, जो बात अमित ने भी कही उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो जो विषय था उससे ही भटक गए, लेकिन फिर भी मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। अंसारी जी ने एक मुद्दा उठाया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इनका ये कहना है कि मैच्योर, या ये कहिए कि परिपक्व, या जिसके पास तजुर्बे की कमी है, ये इनको ऐसा लगता है। आज की तारीख में जिस तरह से मोदी जी ने मंत्रिमंडल का गठन किया है, वो उनकी सोच को दिखाता है कि आधुनिक भारत को विकास की राह पे ले जाने वाले किन लोगों की ज़रूरत है। उनके हिसाब से मैं समझता हूँ और कोई बेहतर नहीं सोच सकता है। क्या राजनाथ जी उस मंत्रिमंडल में बैठे हैं? क्या वो तजुर्बेकार नहीं है? क्या अरुण जेटली वहाँ बैठे हैं, तजुर्बेकार नहीं है? या जो बाकी लोग बैठे हैं, क्या वो तजुर्बेकार नहीं? क्या रविशंकर जी बैठे तजुर्बेकार नहीं है? बताइए आप भी। नहीं, जेटली दूसरा नहीं जीता आज तक कोई। तीसरा नाम तो आप भी नहीं बता पा रहे। चुनाव जीतना या न जीतना, ये कोई मैच्योरिटी की बात नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे बहुत कुछ आता है, और अमित जी को तो ये बात नहीं कहनी चाहिए कि चुनाव नहीं जीता उन्होंने, क्योंकि इनके यहाँ तो पीएम सही शिवराज पाटिल, नितिन गडकरी है, वेंकैया नायडू है, नजमा जी है, उमा भारती है, सब बड़े मंत्री रह चुके हैं और इन्होंने काम करके दिखाया। जो संस्थापक रहे पार्टी के, जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा पार्टी को, आज वो दरकिनार है। आज वो करेंगे पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? नहीं, मैं तय नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। शीला दीक्षित को दरकिनार करके बैठा, उसको बना दिया। नहीं, आप करने वाले शीला जी ने बोला मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन पार्टी हाईकमान जो भी आदेश देगी मैं उसको पालन करूंगी। कोई चर्चा का मतलब नहीं। आज वो लोग एक चेयरमैनशिप पाने के लिए वो कर रहे हैं कि हमें कैसे बोर्ड का चेयरमैन बना दो आप। गलत बात है। अब आप नहीं मान रहे तो क्या करें? गलत बात है। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का अपना एक विषय है, वो किसको मंत्री बनाना चाहते हैं, किसको नहीं बनाना चाहते। करण सिंह जी पोस्ट के लिए भाग रहे हैं, वाला मामला ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन चंद्रशेखर, एक सवाल तो उठता है कि 6 महीने में जो बात हो रही है कुछ लोगों को ड्रॉप किया जाएगा। अब आप तो कहेंगे साहब ऐसी चर्चा सिर्फ आपके पास है। मैं तो कह रहा हूं, तो जब सवाल हो जाएंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। ये आज मैं इस पे कैसे बयान दे सकता हूं? जिस सरकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, जयकांत जी, जिस सरकार के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सरकार ना बीजेपी सरकार है, ना एनडीए सरकार है, वो मोदी सरकार है। तो इस सरकार में अगर सारे फैसले मोदी कर रहे हैं तो फिर मंत्रियों की एफिशिएंसी या उनकी काबिलियत का सवाल कहाँ आता है उसके अंदर? भाई सेक्रेटरी से वो सीधे बात करते हैं। मैं समझता हूं ना, सीधे कहा कि भाई आप मुझसे सीधे बात कीजिए। इस विषय पर मैं भी बोलना चाहूंगा। ऐसे में मंत्रियों को बदलने से नहीं, मैं भी बोलना चाहूंगा इस विषय पर। जी, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ने भी ऐसे ही काम किया था जी। नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली थी तो पूरे मंत्रिमंडल गठन करने के बाद में पूरी बागडोर अपने पास रखी थी और सिस्टम रिफॉर्म करने के लिए यह सब जायज है, ये करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप रिफॉर्म नहीं कर सकते। पूरा सिस्टम को अपने कब्जे में लिया, 50,000 अपराधियों को उठा करके जेल में भेज दिया। वो क्यों भेज दिया? आयोग कहता है कि मैं 2 स्टार हूं, मेरे को कोई सुरक्षा नहीं है, मैं चार्जशीट फाइल करूंगा, शाम को आकर के वो मार देगा।
मैं क्यों चार्जशीट फाइल करूं? जज कहता है कि मैं इस पे फैसले दूंगा, शाम को आके मुझे मार देगा, मुझे क्या जरूरत है चार्जशीट का? तो उसमें कंप्लीट नहीं है, बरी हो रहे हैं, कोई मुकदमा, पूरा सिस्टम लैप्स हो गया बिहार के अंदर में। लेकिन जैसे ही नीतीश जी आए वो पूरे सिस्टम को रिफॉर्म कर दिए। रिफॉर्म करने का मतलब यह है कि वो पूरे ताकत लिए और एग्जीक्यूशन और कार्यकारिणी को ले दिया। तो देखिए, कभी कभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कि किसी की तारीफ या किसी की, लेकिन क्या जो आपने बात कही वो नीतीश के रेफरेंस में सही हो सकती है। मोदी जी ने भी गुजरात में ऐसी सरकार चलाई, लेकिन एक प्रदेश की सरकार मोदी जी का जो गुजरात में सरकार था, वो गुजरात की सरकार या गुजरात की जनता ऐसी त्रासदी में नहीं थी जो बिहार का माहौल था। ठीक है, लेकिन भारत सरकार ऐसी वहां गुजरात के अंदर भी सरकार का यही तरीका था कि वो सीधे सिर्फ मोदी जी सरकार चलाते थे, बाकी जो मंत्री थे वो गौण वहां पर थे। लेकिन एक स्टेट की सरकार और एक पूरे देश की सरकार में बहुत सारी चीज़ें फ़र्क होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर सीधे सीधे केंद्र के पास नहीं आता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पॉलिसी पर यहाँ पर ज़्यादा काम होता है, एग्जीक्यूशन पर काम कम होता है, एग्जीक्यूशन नीचे का काम होता है। तो क्या एक स्टेट की तर्ज पे केंद्र सरकार चलाई जा सकती है? नहीं, मैं स्टेट का मैं एक उदाहरण दिया कि जब आप सिस्टम को रिफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी चीजों के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा। आप ऐसा है कि अगर कोई सिस्टम को रिफॉर्म, मान लीजिए कोई मंत्रालय है, उस मंत्रालय में एग्जीक्यूशन करना है तो पूरा मॉडल देखिए, एक चीज तो आपको मान करके चलना पड़ेगा कि मोदी जी उस ढांचे में चलने वाले नहीं है जो 68 साल से ढांचा चल रहा है। ये बात आपको मान करके चलना चाहिए, क्योंकि क्या है, एसपीजी उठा रही है, घर से उठा रही है, फ्लाइट में ले जा रही है, फिर वहां ले जा रही है, फिर उसके ढांचे पे चल रहे हैं। मोदी जी पूछते हैं, भैया इतने एसपीजी की क्या जरूरत है, उसकी सुरक्षा की क्या जरूरत है, सड़क पे इतनी पुलिस क्यों लग रही है, ये क्या है? आप कहने का मतलब है कि हर एक चीज का एक रिफॉर्म चाहिए। तो वो चीजों को देखिए, अभी इतना 6 महीना के अंदर में मोदी जी का रिजल्ट का पूरा आकलन करना थोड़ा सा हम नहीं जल्दीबाजी होगा। ये 2 साल लगेगा इसको करने के लिए। 6 महीने में मंत्रियों को बदलने की या फेरबदल की बात आ रही है, प्रमोशन डिमोशन की बात आ रही है, हम सिर्फ उसके लॉजिक पे बात कर रहे हैं। जी चंद्रशेखर जी, मेरा ये कहना है, जैसे अभी बात कर रहे थे नौकरशाह की, आपने बात कही, अगर आप 6 महीने में देखें तो कहीं ना कहीं मंत्री के काम करने का और मंत्रालय में उन सीनियर ऑफिशियल का काम करने का तरीके में बदलाव आया है। अगर हम नौकरशाह की बात करें ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो पहले क्या होता था कि अकाउंटेबिलिटी कम थी, उसको एक डर रहता था कि साहब मैंने ये किया तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मैंने मंत्री की बात नहीं मानी तो मेरे खिलाफ एक कार्रवाई हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा एक संदेश देने की कोशिश करी कि नहीं, आप जिस टेन्योर में आप बैठे हुए हैं आपको कोई हटा नहीं रहा है, लेकिन उस टेन्योर के बीच में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी। जहां तक मंत्री का सवाल है, अगर आपने देखा हो तो मंत्रियों के लिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। अगर आप खर्चों की बात करें तो उन्होंने खर्चों पे काम कहा, जहां तक काम करने की बात की है, पार्लियामेंट में रहने के अलावा, कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा, और मंत्रालय के अंदर देखें तो 8:45 बजे, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है मिश्रा जी कि 8:45 बजे एक चपरासी से लेकर के मंत्री तक मंत्रालय में रहता है, अपना अंगूठा लगा करके हाजिरी लगाता है और वहां मौजूद रहता है। ये मोदी जी की गुड गवर्नेंस है। जो आप बातें कर रहे हैं कि साहब इसके अंदर ये चला रहा वो चला रहा, ऐसा नहीं है। इसमें अकाउंटेबिलिटी दोनों के लिए, सरकार के अंदर मंत्री की, सरकार के अंदर मंत्री की और ब्यूरोक्रेसी की, दोनों की जवाबदेही तय करी गई है, ये बताते हुए कि नहीं आपको काम करके देना, किसी के दबाव में काम नहीं करना। तो ये इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत चीज होने जा रही। कुमार जी, नहीं, जो बात गवर्नेंस की कर रही है आप, जो चंद्रशेखर जी ने कहा कि 8:45 में आना और 8:45 रात में चले जाना एक अच्छा शुभ संकेत है, एक नई कार्य संस्कृति डेवलप करने का मतलब है। लेकिन उसका परिणाम क्या है? परिणाम आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उसके परिणाम कहां हैं और कहां दिख रहे हैं। मान लिया कि पेट्रोल के दाम आपके घट गए हैं या डीजल के दाम घट गए हैं, घटाए गए हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी सहयोग और समन्वय है। ठीक है, पिछली सरकारों में जो करते थे, लेकिन जो गवर्नेंस की बात है, जो गवर्नेंस में अभी भी चंद्रशेखर जी, ये एक फैक्ट है कि जो आम जनता है या जो पॉलिसी से प्रभावित होने वाला जो वर्ग है, चाहे आपके भाजपा के कार्यकर्ता हो या आम जन हो किसी पार्टी से अलग, उनको अभी तक ये महसूस नहीं हो पा रहा है कि सरकार उनकी है और उन तक वो चीजें पहुंच पा रही हैं। हालांकि ठीक है, समय कम है, अभी आकलन करना बेमानी कही जा सकती है, जाति कही जा सकती है, लेकिन वो मैसेज कहीं न कहीं जाना चाहिए उन लोगों के बीच में कि हाँ हमारी सरकार है, ये हमारे लिए काम कर रही है। इसमें कहीं न कहीं कमी दिख रही है। जी, मैं इसमें एक बात ये कहना चाह रहा था कि पेट्रोल कम हो गया,
डीजल कम हो गया तो ये ढिढोरा पीट रहे हैं। देश की जनता पेट्रोल और डीजल थोड़ी खाएगी। नहीं, लेकिन उसका मतलब है, उसका मतलब है, मुझे लगता है आलू का पैसा कम करिए, टमाटर का पैसा कम करिए, उससे जुड़ा जयकांत जी, उससे जुड़ा है पेट्रोल और डीजल के भाव से खाद्यान्न वस्तुओं के दाम जुड़े हैं। देखिए ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ ये कहता है कभी भी गोल्ड का ग्राफ या सेंसेक्स का ग्राफ देखेंगे ऐसे बढ़ता है, फिर ये आके बीच में ठकता, फिर ऐसे जाता है, फिर यहां आता है, फिर ऐसे जाता है और एक जगह आकर के बीच में ठक जाता है। आप अगर पेट्रोल और डीजल का पैसा कम हो गया तो जो मार्केट में बिकने वाले कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, बढ़ेगा नहीं, वो बात हो सकता है। वही बात मैं कह रहा था। 7-8 महीने पहले तक जो चिप्स का छोटा सा पैकेट 10 रुपए का मिलता था, आज वो 18 रुपए का मिल रहा है। हवा के पैसे हैं, है ना। तो उसके पर तो एमआरपी कम होगी नहीं, वो तो दोबारा लौट के आएगा नहीं। सब्जी मंडी में आप जाइए तो आलू प्याज के भाव, आलू प्याज लगभग 30 रुपए 35 रुपए किलो, 40 जी 40 एक बात मुझे कहने दिया जाए, बिल्कुल, जिस तरह से आप लोग सरकार को कोस रही हैं अच्छी बात नहीं है। अरे पहली बात आप समझिए, कोई कोच नहीं रहा, आपकी बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, आप ही हम बात सुना रहे हैं कि मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है आपकी जो बातें आपने कही मैं दे रहा हूँ, दो बातें सुन एक बार में आपने बात बात कहा कि साफ पेट्रोल का दाम कम हुआ है, ये इंटरनेशनल मार्केट का था और उन्होंने कम कर दिया। ठीक है साहब, पेट्रोल का दाम कम हो गया, हमने कम कर दिया। मैं ये पूछता हूं कि महंगाई डिमांड और सप्लाई के संग है। आलू को जादू से तो नहीं कि आज पेट्रोल कम हुआ आलू बो दिया ऐसे खर्च से निकल गया। जो हमारे यहाँ चीजें पिछले सरकार में या पिछले समय में जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो एक सीमित पड़ा हुआ ना, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे राशन हो, वो सब सीमित पड़ा हुआ है। उसका दाम अचानक नहीं चेंज किया सकता। हाँ ये जरूर है कि आज पेट्रोल डीजल का दाम कम होने से वो दाम समय आने पर आपको बहुत कम दिखाई देगा। लेकिन मुद्दा ये आप बात कम्युनिकेट कर दी, मुद्दा ये है कि आपका खाद्य आपूर्ति मंत्रालय जो केंद्र में है, जिसके मंत्री रामविलास पासवान हैं, उनका मंत्रालय सही ढंग से न्याय नहीं कर पा रहा है। मंत्रालय मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं आपको चीनी की बात पे लेकर सुनिए, एक पॉलिसी बनी, आप ही के चैनल पे हम लोगों ने बैठकर डिस्कस किया, आप नहीं सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे। चीनी की बात पे अगर आपको याद होगा कि एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि आप चीनी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों लगाई गई थी? कि हम लोग यहां पर बैठ करके अपनी चीनी को ज्यादा से ज्यादा बेचें। दूसरी चीज इंपोर्ट जो हो रहा था, जो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ था, उस पर रोक लगाई गई। एक्सपोर्ट के लिए हमारे को ये कहा गया कि हम लोग 35% आपको दे जा रहे हैं। बड़ा बवाल हो गया साहब की इंपोर्ट नहीं करने देंगे, यहाँ महंगाई हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कहाँ गई महंगाई? चीनी को अगर आप देखें, जिस समय ये रुका गया था उससे 1 रुपया इधर से उधर नहीं हुआ है। चंद्रशेखर जी मुद्दा है कि दाम कम नहीं हो रहे हैं। मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूं, मैं आपको और उत्तर देने में, उसके बारे में कोई नहीं बता रहा है, उत्तर वेट करना है। अभी 15 दिन पहले डीजल का दाम कम हुआ, आप डीजल के काम पे डीजल का दाम अगर कम हो रहा है तो आपने संदर्भ में कहा, तब मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि जो बुनियादी चीजों की ढुलाई पर जो पैसा जो खर्च होता था वो उसमें कमी आ गई है। लेकिन उसका मैं कहना चाह रहा था कि देखिए जो गांव के लोग हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं, आप पेट्रोल और डीजल बढ़ाइए घटाइए, उससे उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हो सकता है कि थोड़ा बहुत पड़ेगा उनको। महंगाई आप इस देश में कैसे आए? आप इस देश में आए कि कांग्रेस के लोगों ने इस देश को लूट के खा गया, तो कितने लोगों को आपने जेल में भेजा, इसको आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा चीज यह है कि आप कह रहे हैं कि इस देश में महंगाई बढ़ाने वाली कांग्रेस है, तो आप उसका कोई मॉडल तो ले आकर देश के सामने रखिए कि महंगाई ऐसे बढ़ी और महंगाई ऐसे कम होगी। आपके पास है नहीं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी डेवलपमेंट, ठीक है, मोदी जी डेवलपमेंट लेकर के एक आए हैं सगुफा, और वो 2 साल के बाद उस पर परिचर्चा होगी, उनकी समीक्षा होगी, 5 साल के बाद उनको रिजल्ट भी मिलेगा। देश की जनता तय करेगी। अगर बेहतर काम करेंगे तो उन्हें वोट मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप इस देश में कैसे आए? आपने पूरे देश की करप्शन, सिंगुलर रिपोर्ट क्या कहती है? आपको तो शीला दीक्षित को उठा के बंद कर देना चाहिए।
आपने एक भी दिल्ली सरकार के अंदर इतने करप्शन हुए, बड़ी शांति से रिजाइन किया और शांति से बैठी हुई है, नहीं जबकि जी। कहा गया था रॉबर्ट वाड्रा को बंद कर देंगे, हाँ। शीला दीक्षित में इतना घोटाला किया, वो बंद हो जाएगी। चलिए इन मुद्दों पर कभी और बात करें। फिलहाल जो मंत्रिमंडल में विस्तार की बात चल रही थी उससे बार बार भटक जाते हैं। जी, जी। असल तो मसला related वही मुद्दा है है उसमें। नहीं, वो जी, मसला जी। है। हाँ। लेकिन जो बात कही जयकांत जी ने भी कही, आपने भी कही, चंद्रशेखर जी ने भी कही कि भाई कहीं ना कहीं सरकार को इफेक्टिव और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये कवायद चल रही है। लेकिन जो नाम आ रहे हैं घूम फिर के साहब ये होगा वो होगा, तो उसमें कहीं वो दिखता नहीं है। क्यों अमित के जो दमखम होना चाहिए वो हो पाएगा उससे? नहीं अंसारी जी, मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि दमखम वाले चेहरे मोदी जी लेके नहीं आएंगे, क्योंकि दमखम वाले चेहरे लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आएगा। और कुमार साहब ने भी बहुत अच्छी बात उठाई कि एक डंडा लेकर आप 8:45 पे एंट्री और 8:45 पर एग्जिट करने से काम नहीं चलेगा, आपको एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी, जो कि नहीं नजर आ रही है कहीं पर भी। जो भी आपने बातें करी उससे कहीं नहीं दिख रहा कि आपने कोई इनिशिएटिव लिया हो, कोई टेकअप आपने करा हो। चंद्रशेखर जी कुछ नहीं दिखता उसमें। मैं बड़ा मतलब इस बात को लेकर के मेरा मन उदास हो रहा है कि एक एफिशिएंसी दिखाई दे रही है इस 6 महीने के अंदर। आप लोग कहते हैं क्या दिखाई दी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं पिछले 10 सालों में कांग्रेस कितना बाहर का इन्वेस्टमेंट लेके आई? क्या ये एफिशिएंसी नहीं है भारत सरकार की? जब आप 6 महीने के अंदर, आप मेरी बात सुनिए, जब आप बोल रहे थे चुप था ना, जब कांग्रेस इन्वेस्टमेंट गलत बात करती है, थी तो आप लोग हल्ला करते थे। गलत बात है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आज कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री को या भारत की सरकार को देख करके वो विश्वास आया विश्व के अंदर कि नहीं साहब ये सरकार है डिसीजन लेने वाली। ये सरकार के अंदर प्रधानमंत्री अपने डिसीजन लेता है, इसके लिए डिसीजन के लिए कहीं और से कोई वोट नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं, उनको इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा ना। अगर 23 जी आपकी बात बहुत अच्छी है, सुनने में भी अच्छी लग रही है, विश्वास भी जगा है, एक नेता का नेतृत्व भी दिखा है, एक आभा मंडल बढ़ा है, देश का सर ऊंचा उठा है, सम्मान बढ़ा है, अमेरिका गए, जापान गए, ऑस्ट्रेलिया की बात है, भूटान की बात है, सब कुछ ठीक है, इससे किसी को कोई गुरेज नहीं, कोई विरोध नहीं। मुद्दा यह है कि कोई बच्चा साल भर पढ़ता है, फेल कर जाता है, कोई 2 महीना पढ़ता है, पास हो जाता है। तो बात यहां है परिणाम की कि हमारे हाथ में क्या, जो मुद्दा हम लोग चर्चा कर रहे हैं साल हमारे हाथ में क्या? हमारा 6 महीने में आप करेंगे सारी चीजें। नहीं, आप मैं वही 6 महीने में रिशफल क्यों कर रहे हैं? मुझे अरे 6 महीने में नहीं है, रिशफल क्यों कर रहे हैं? क्यों रिशफल कर रहे क्यों कर रहे हैं हैं? रिशफल हो रहा है, रिशफल ही तो हो रहा है। रिशफल और जब आपको इतना ही गवर्नेंस का ज्ञान था तो एक व्यक्ति पे आप 18 मंत्रालय क्यों सौंप दिया आपने? नहीं ये गलत है। मुद्दा की बात है, मुद्दे की बात है। आपको शुरू में आपके पास चेहरे थे, आपके पास लोग थे, सरकार ऐसा तो क्यों जयकांत जी, सरकार ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की सरकार पहली बार केंद्र में बन रही थी और मोदी पहली बार गवर्नेंस को नहीं देख रहे हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। असफल होने पर रिशफल हो रहा है, ऐसा क्यों करते हैं? असफल की बात नहीं कर रहा कोई, नहीं हो रहा है। हम असफल की बात नहीं कर रहे हैं। हम जरूरत क्यों आनी पड़ी? मंत्रिमंडल जयकांत जी, जो मंत्रिमंडल बना था 26 मई को जब सरकार जरूरत क्यों आनी पड़ी? की शपथ हुई जी। थी, तो ये क्या ये माना जाना चाहिए कि वो अपर्याप्त था? सरकार इतने बड़े देश को की सरकार चलाने के लिए अपर्याप्त मंत्रिमंडल उस वक्त बनाया गया था, जो कि 6 महीने के अंदर अंदर उसमें फेरबदल की जरूरत पड़ रही है, मेकओवर की जरूरत पड़ रही है, उसके विस्तार की जरूरत पड़ रही है। नहीं देखिए, विस्तार करना और ये जो मोदी जी का है वो उसके ऊपर तो हम चर्चा करेंगे जब तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि कुछ ऐसे लोगों का सिलेक्शन है जिसमें पारिकर जी का भी है या और कई लोगों को ये ले आते हैं और बेहतर अगर कोई तस्वीर निकाल करके अगर देश के सामने रखते हैं तो अच्छा चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल है कि आपको आंसरेबल तो बनना पड़ेगा ना, आपको उत्तर देना पड़ेगा इस देश की जनता को जिन मुद्दों पे आपकी भारत सरकार के अंदर में आपकी एंट्री। देश की जनता ने आपको चुन करके भेजा है, आपको चुन करके इसलिए नहीं भेजा है कि आप रामचरित मानस वहां सुबह से शाम तक कर दीजिए कि सारा काम जनता ही करेगी, सारा काम गांव का भी आप ही विकास करेंगे, सफाई का काम भी आप ही करेंगे। आपका देश है। देखिए अरविंद केजरीवाल को क्यों लोगों ने नकार दिया? अरविंद केजरीवाल सुबह उठते थे और एक नया सगुफा छोड़ देना, लोग उठते थे एक नया सगुफा छोड़ देना, मीडिया सोचती थी कि नहीं। जब आप वो गए थे शपथ लेने के लिए रामलीला मैदान में, कोई ऑटो से जा रहा है, कोई टेम्पो से जा रहा है, कोई बस में जा रहा है और इसके बाद निकल करके मेट्रो में जा रहा है और इसके बाद पता चला कि उनको इनोवा दे दिया। तो सवाल ये है कि कथनी और करनी की बात है, कथनी और करनी की बात है। आंसरेबल आपको बनना पड़ेगा। और ऐसे मंत्री, ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई टीम नहीं है,
तजुर्बेकार नहीं है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के समन्वय बना करके आप कैसे चलेंगे ये देखना पड़ेगा। क्योंकि एक जो आपके ऊपर वाली पीढ़ी है वो साइड हो गई है, आपके पास वाजपेयी जी नहीं है, आपके पास आडवाणी जी नहीं है, मुरली मनोहर जोशी नहीं है, यशवंत सिंह नहीं है, यशवंत सिन्हा नहीं है, कल्याण सिंह नहीं है। एक जो पीढ़ी आपकी थी, जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के फाउंडेशन रखा था, दीनदयाल उपाध्याय, तीसरी पीढ़ी आ गई साहब, चौथी पीढ़ी आ गई। चौथी तो आपको लेकर देखिए, इस देश में देश को चलाना और उसकी टेक्निकल और गुजरात के 15 साल के तजुर्बे, 40 साल के सड़क के तजुर्बे आपके काम आ सकते हैं। और आप ये जो संघीय ढांचा है, देखिए मोदी जी सिर्फ ब्रांडिंग से नहीं आए हैं, मोदी जी के पीछे संघ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 25,000 स्वयंसेवक है, वो प्रचारक हैं, जो न उनका अकाउंट है बैंक का, न उनकी शादी हुई है, वो तमाम चीजों को लेकर के और देश की जनता में 70 लाख वॉलंटियर साहब इस चुनाव में लगे हुए देश में जी, जी। इस काम सेवा के तहत। तो चंद्रशेखर जी, जो बात जयकांत जी ने कही कि मामला उस तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा, जो अपेक्षाएं बढ़ाई गई, जयकांत जी की अपनी नजर है जो उस तरफ दिखाई नहीं दे रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और ये देखते हुए में दिखाई दे रहा, अगर आप महाराष्ट्र की सरकार देखें जो बदली है, वो ऐसा नहीं बदली है, लोगों को विश्वास हुआ है तब दिखाई दे रहा है। हरियाणा में जो सरकार बदली है वो लोगों को विश्वास दिखाई दे रहा। हम चैनल में बंद कमरे में बैठ करके न देखे तो हमें जयकांत जी को मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक मुद्दा है, चंद्रशेखर जी, एक मुद्दा है, कोई कह नहीं सकता, एक मुद्दा है, किसी बात में नहीं, अभी एक बात कही जयकांत जी ने करने के बाद अगर नहीं दिख रहा है तो बड़ा दुर्भाग्य। चंद्रशेखर जी, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि मोदी जी का गवर्नेंस, मोदित्व मॉडल देश में कैसे सर चढ़कर बोल रहा है, वो सबको दिख रहा है, आप लोगों को जेल दिख में रहा तो नहीं होगा। दिख रहा है। और वहां सुनिए, आलू के पैसे कम नहीं हुए, नहीं दिख रहा है। मोदित्व जो है मनोहर पर्रिकर का एक इलेक्टेड, बड़ा अजीब, नहीं सुनिए, मैं सुन लीजिए पूरी बात, आप पूरी बात की बात करते, एक इलेक्टेड सीएम, एक एफिशिएंट सीएम, अच्छी छवि वाला सीएम को केंद्र में लाना, ये किस तरह का प्रयोग है, ये पार्टी के लिए और सरकार के लिए दोनों चिंता और चिंतन की बात है। इसके पीछे का कारण जो मेरे को समझ में आता है, इसके पहले भी एक मैसेज गया था, उन्होंने ऑफर दिया वसुंधरा राजे को, उन्होंने ऑफर दिया रमन सिंह को, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को कहा कि आप आओ केंद्र में मंत्री बनो। क्यों? क्योंकि ये सब केंद्र में बनेंगे ढक्कन, और वहां हमारे जो एक व्यक्ति होंगे जो हमारे सिपा सालार के होंगे, वहां वो बैठेंगे और हम पूरा मोदित्व का गवर्नेंस होगा, कोई उफ नहीं करेगा ना इफ करेगा। ये जो मॉडल जो है, ये मॉडल मोदित्व का मॉडल है। आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, आप सम्मानित कार्यकर्ता हैं, आप ये चीज को महसूस कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। देश का जो कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी में भी ये कहीं न कहीं मैसेज जा रहा है कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो कंफ्यूज हो गए। उनको एक सेंटेंस में जवाब तो देने दीजिए। गलत है जी। मोदी जी, अगर आप ये कहते हैं कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है जिसने वहाँ प्रदेश को बहुत अच्छा चला रहे हैं, तो आप अगर मोदी जी का बैकग्राउंड देखें तो वो भी 3 बार के मुख्यमंत्री थे। पर्रिकर जी के विषय में चर्चा हुई, मैं उनके बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहूंगा। पर्रिकर जी बहुत जी ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। अगर मोदी जी को ये लगता है कि केंद्र में उनकी जरूरत है और उनके जैसा व्यक्ति केंद्र को बहुत अच्छा चला सकता है, तो वहां राज्य में हमारे पास काम करने वाले लोग बिल्कुल उसके लिए वो लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सही बात आप देखिए। बहरहाल इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त की अपनी एक सीमा है और हमारा वक्त हो चला है यहाँ से विदा लेने का। बहरहाल इस चर्चा के लिए आप सब लोग हमारे स्टूडियो में आए और 1 घंटा चर्चा की, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मोदी की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार की टाइमिंग सही समय पर चुनी है, और अब जब कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो ये तय है कि इसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। वहीं मोदी इस विस्तारीकरण के जरिए मंत्रियों को ये भी मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि जो प्रदर्शन के पैमाने पर खरा नहीं उतरेगा, उसके लिए उनकी टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि मोदी की टीम के नए मंत्रियों में किस मंत्री को कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है। आज न्यूज़लैंड में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।